नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस की टीम। आपको बता दें, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस की टीम। अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाया जाएगा। अतीक को लाने साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में वारंट भी लेकर पहुंची है यूपी पुलिस। आपको बता दें, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे साबरमती जेल पहुंची है यूपी पुलिस की टीम। अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाया जाएगा। आपको बता दें, इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी पुलिस की टीम अतीक अहमद को लेने साबरमती जेल पहुंची है। अतीक को दोबारा से प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में वारंट भी लेकर पहुंची है यूपी पुलिस। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में वारंट भी लेकर पहुंची है यूपी पुलिस। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोहेब रिजवी जी जुड़े हुए हैं। सोहेब जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर प्रयागराज से दोबारा लाने की तैयारी की जा रही है अतीक अहमद को। बिल्कुल, चूंकि उमेश पाल जो हत्याकांड है उसमें अतीक अहमद मुख्य आरोपी हैं, एफआईआर में इनका नाम है, और इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले पर पुलिस इनसे पूछताछ करने की कोशिश करेगी, और इसी वजह से वारंट भी लेकर के गुजरात पहुंची है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, और गुजरात में बाकायदा प्रयागराज पुलिस पहुंच चुकी है। हालांकि अभी जो औपचारिकताएं हैं, कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जाएगा, और अगर वहां से उन्हें पुलिस में दिया जाता है कस्टडी में, तो वो लेकर के यहाँ आएंगे। हालांकि इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद पुलिस रिमांड लेने की कोशिश करेगी पूछताछ के लिए। और अगर रिमांड मिलती है, कितने दिन की रिमांड मिलती है, ये इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद पुलिस उनसे इस हत्याकांड के बारे में पूछताछ करेगी। जिस तरह से अब तक चीजें सामने आई हैं, जिस तरह से शूट आउट हुआ था, जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में शूटर्स दिखे थे, उसके बाद जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, कड़ी दर कड़ी जुड़ते हुए, न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन का भी नाम इसमें शामिल हुआ है। वो भी एफआईआर में उनका भी नाम है। उन पर 50,000 रुपए का इनाम हो चुका है। पहले 25,000 के इनाम की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। इस तरह से जो शूटर्स हैं, उन पर 5-5 लाख रुपए के इनाम है। तो तमाम जो लोग हैं, उनकी न सिर्फ तलाश कर रही है, बल्कि जो जेल में बंद लोग हैं, चूंकि इस एफआईआर में अतीक और अशरफ का भी नाम है। अतीक फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जबकि अशरफ बरेली की जेल में बंद है। तो पुलिस अब वारंट बी के जरिए इनको रिमांड पे लेने की कोशिश करेगी कोर्ट के थ्रू, और उसके बाद इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि इस हत्याकांड में सीधे तौर पर इनका नाम जुड़ा हुआ है। और इसमें जो चीजें निकल कर आ रही हैं, उसको उसकी सत्ता जांचने के लिए, और कहीं ना कहीं जो शूटर्स हैं या जो घटनाक्रम, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस इन्हें रिमांड पे लेगी और इनसे पूछताछ करेगी। और यही वजह है कि प्रयागराज की जो टीम है वो इस वक्त गुजरात पहुंच चुकी है और जेल के बाहर इस वक्त मौजूद है, और वहां पर जो कानूनी प्रक्रिया है उसको कर रही है। जी शोएब, किस रास्ते से इस बार अतीक अहमद को लाया जाएगा प्रयागराज? देखिए, एक लंबा दूरी की यात्रा है गुजरात से प्रयागराज आने में। पिछली बार भी जब उमेश पाल का ही मामला था, हालांकि तब उमेश पाल पर जो मुकदमा चल रहा था, उनके अपहरण का मुकदमा चल रहा था, उसके बाद उमेश पाल की हत्या हो गई थी। तो अपहरण के मामले में जब सुनवाई पूरी हो गई थी, तो उसके फैसले के लिए उन्हें लाया गया था। तो अलग अलग रास्तों से लेकर के उन्हें आया गया था। 2 से 3 स्टेट के रूट से होते हुए वो आए थे। क्योंकि ये सुरक्षा कारणों से भी इस बारे में बहुत शेयर नहीं किया जाता। उम्मीद की जा रही है कि उसी तरह से, उसी रास्ते से एक बार फिर इनको लाया जा सकता है प्रयागराज। हालांकि अभी इस बारे में कुछ कह पाना कयासबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से पिछली बार ले आए थे, लगभग उसी तरह से लाने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद उन्हें कोर्ट पे पेश किया जाएगा। और इसी वजह से पूरी तैयारी के साथ प्रयागराज पुलिस इस वक्त गुजरात पहुंच चुकी है। शोएब, बने रहिए इस खबर पे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राहुल शर्मा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर लगातार अतीक अहमद की जो मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं एक तरफ अतीक अहमद के साथ 13 लोगों को पर एफआईआर दर्ज हुई है,
वहीं आज अब दोबारा से प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है अतीक अहमद को। राहुल आपके पास दोबारा आएंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी। आपको बता दें कि अतीक अहमद को दोबारा से प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंची है। आपको बता दें बी वारंट लेकर यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंची है और प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें अतीक का वी वारंट का पहले से जारी था। अतीक को कभी भी प्रयागराज लाया जा सकता है। शोएब, आपसे जानना चाहेंगे कि कानूनी औपचारिकताएं कितनी देर में पूरी हो जाएंगी अतीक अहमद की? देखिए, फिलहाल जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी होगी और पूरी करने के बाद उन्हें वहां से जेल प्रशासन पुलिस को सुपुर्द करेगा। हालांकि ये वहां की जो लीगल टीम है वो इस पर जो यहाँ से बी वारंट लेके गए हैं, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह से अशरफ के मामले में देखा गया था। इसी मामले में अशरफ जो अतीक का भाई है वो बरेली जेल में बंद है, लेकिन वहां से जेल के जो अधिकारी है उन्होंने अशरफ को उन्हें सुपुर्द नहीं किया था। इसी तरह से अब अतीक को भी वारंट लेकर पहुंचे हैं। इस बार कितनी ठोस तैयारी से पहुंचे और किस तरह से उस पूरी प्रक्रिया पर, अगर ये प्रक्रिया पूरी जाती है तो उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 बजे के आसपास वो प्रयागराज के लिए वहां से रवाना कर दिए जाएंगे। जेल के जो अधिकारी हैं बने रहिए इस खबर पे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल शर्मा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अतीक अहमद के साथ 13 लोगों को एफआईआर दर्ज की गई है फिलहाल। वहीं अब अतीक अहमद को दोबारा से प्रयागराज लाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दोराय नहीं है। अतीक अहमद की जो मुश्किलें हैं उनमें इजाफा हो रहा है। और दीक्षा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस बी वारंट के तहत अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी हो रही है वो बी वारंट है क्या? असल में अतीक अहमद पहले से ही एक दूसरे आपराधिक मामले में जेल में बंद है। और अगर कोई आरोपी किसी भी मामले का आरोपी है और वो पहले से किसी दूसरे अपराध में जेल में बंद है तो उसे कस्टडी में लेने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस को कोर्ट से एक बी वारंट इशू कराना होता है। उसके लिए बाकायदा कोर्ट में याचिका देनी पड़ती है और कोर्ट की अनुमति के बाद ही वो बी वारंट जारी होता है। और उसके बाद ही उस आरोपी को जो पहले से किसी और मामले में जेल में बंद है उसे पुलिस कस्टडी में लेती है और पूछताछ करती है। तो पहले भी साबरमती जेल पुलिस गई थी, लेकिन उसे ये कहकर जेल अधिकारियों ने पुलिस की कस्टडी में अतीक को नहीं सौंपा था कि पहले बी वारंट इशू कराना होगा और बी वारंट मिलने के बाद ही अतीक को कस्टडी में दिया जाएगा। तो अब यूपी एसटीएफ की पुलिस, प्रयागराज की पुलिस, साझा टीम पहुंची है साबरमती जेल। बी वारंट जेल अधिकारियों को दिया है और जैसी जानकारी मिल रही है कि संभवतः आज ही अतीक अहमद यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की साझा टीम की सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट में उसे पहले पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद कोर्ट से बाकायदा उसे कस्टडी रिमांड पर पूछताछ के लिए लेने की अनुमति मांगी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि बी वारंट पर प्रयागराज की कोर्ट में पेश करने के बाद जो पुलिस है वो कितने दिन का कस्टडी रिमांड अतीक का मांगती है और उन्हें कितने दिन का कस्टडी रिमांड मिलता है अतीक अहमद से पूछताछ करने के लिए। दीक्षा, राहुल और शोएब, आपका इस जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रयागराज के लिए दोबारा से उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद को लाया जा रहा है। पिछली बार अतीक अहमद को जब लाया गया था तो पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। इस बार फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के रण में सियासी महासंग्राम में छिड़ा हुआ है। जयपुर के शहीद स्मारक पर सचिन पायलट तत्कालीन बीजेपी सरकार की सीएम वसुंधरा राजे के घोटालों को लेकर वर्तमान सीएम गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। बता दें कि पार्टी विरोधी होने के आरोपों के बीच अपनी ही सरकार से नाराज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट का अनशन शुरू कर दिया गया है। पायलट वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध मौन व्रत जारी है।
हालांकि सचिन पायलट ने अनशन का स्थल पर जाने से पहले महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक पर जाकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद फिर अनशन स्थल पर शहीद स्मारक पर पहुंचकर अनशन शुरू किया। आपको बता दें कि सचिन पायलट का मौन अनशन जारी है। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। पायलट वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध मौन व्रत कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट ने अनशन स्थल पर जाने से पहले महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक पर जाकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी थी। आपको बता दें, राजस्थान में सियासी घमासान अभी जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर सचिन पायलट तत्कालीन बीजेपी सरकार की सीएम वसुंधरा राजे के घोटालों को लेकर वर्तमान सीएम गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तनाती हमेशा सामने आती रही है। उनके बीच विवाद हमेशा रहता है, जिसको लेकर आपस में उनके कई बार तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लेकिन एक बार फिर सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया है। बता दें कि पार्टी विरोधी होने के आरोपों के बीच अपनी ही सरकार से नाराज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट का अनशन जारी है। वो लगातार अनशन कर रहे हैं। आपको बता दें, वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध मौन व्रत उनका जारी है। हालांकि सचिन पायलट ने अनशन स्थल पर जाने से पहले महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने अनशन स्थल पर शहीद स्मारक पर पहुंचकर अनशन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो 11 तारीख को अनशन करेंगे। आज उन्होंने 11 बजे अनशन पे बैठे हुए हैं। वो लगातार अपनी सरकार के खिलाफ मौन व्रत धारण कर अनशन कर रहे हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। ईडी के सामने पेश हुए तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव की पेशी हुई है। मामले में बिहार की डिप्टी सीएम से पूछताछ लगातार जारी है। 25 मार्च को सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से लगातार पूछताछ जारी है। सीबीआई की टीम तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है लैंड फॉर जॉब मामले में। आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी के सामने पूछताछ की जा रही है। 25 मार्च को सीबीआई ने भी तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। आपको बता दें, इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव से लगातार पूछताछ जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव रेलवे नौकरी के बदले जमीन घोटाले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए हैं। आपको बता दें, जमीन घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। दरअसल तेजस्वी यादव को सोमवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, आप लैंड फॉर स्कीम मामले में तेजस्वी यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले भी सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव की पेशी हुई थी, लेकिन आज ईडी के सामने तेजस्वी यादव की पेशी हुई थी। इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी की बीमारी के लेके शायद पेशी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार वो ईडी के सामने पेश हुए हैं। दीक्षा, जो लैंड फॉर जॉब वाला ये मामला है, इस मामले की जांच ना सिर्फ ईडी कर रही है बल्कि सीबीआई भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो ईडी और सीबीआई दोनों ही
ना सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि मीसा भारती, राबड़ी देवी और तमाम और 13 लोग हैं ऐसे जो इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए हैं। उन तमाम लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है, खंगालने की कोशिश कर रही है, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव की ये दूसरी बार पेशी है। इससे पहले 25 तारीख को उनकी पेशी हुई थी। हालांकि उससे पहले एक बार और ईडी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, तेजस्वी यादव को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के बीमारी का बहाना कह सकते हैं कि बीमारी का सहारा लेकर और उनका इलाज की बात कहकर उस वक्त पूछताछ से बचने की कोशिश की थी और पहुंचे भी नहीं थे। लेकिन 25 तारीख को भी ईडी के पास तेजस्वी यादव जाते हैं, पूछताछ होती है, घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें भेज दिया जाता है। उसके बाद दोबारा आज का नोटिस भेजा जाता है। आज भी सुबह 11 बजे से तेजस्वी यादव से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। देखना होगा कि आज भी पूछताछ पूरी होती है या फिर एक बार और नोटिस जारी करके ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है। जैसा मैंने पहले बताया कि इस मामले में ईडी न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि लालू परिवार के कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और पिछले दिनों राउस एवेन्यू कोर्ट में इसी से जुड़े मामले में लालू यादव के साथ साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती भी पेश हुए थे। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये लैंड फॉर जॉब वाला जो स्कैम है ये कहीं ना कहीं लालू फैमिली के गले की फांस बन गया है। दीक्षा। राहुल, लगातार देखा जा रहा है कि इससे पहले तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव पर भी चारा घोटाला का मामले को लेकर सियासत गरमाई थी, लेकिन अब इस बार तेजस्वी यादव के परिवार समेत पूरे परिवार पर इस बार सीबीआई का संजा लगता जा रहा है। इससे पहले भी ईडी के सामने उनकी बहन की पेशी हुई थी, उनकी पत्नी की पेशी हुई थी, राबड़ी देवी की पेशी हुई थी, अब तेजस्वी यादव की पेशी है। लगातार इससे पहले तेजस्वी यादव की पेशी से पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो पूरा साथ देंगे, ईडी के सामने वो पेशी के दौरान पूरा साथ देंगे। लेकिन देखा जाए कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव को जब चारा घोटाला में हुआ था उस टाइम पे सिर्फ लालू यादव की मुश्किलें बढ़ी थी, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार इस मामले में सुलझता जा रहा है। अगर हम बात करें विपक्ष की तो विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, इनका दुरुपयोग केंद्र सरकार या फिर बीजेपी कर रही है और जानबूझकर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, विरोधी खेमे में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये आरोप है, लेकिन अब हकीकत क्या है ये तो सीबीआई और ईडी की जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी और उसके बाद कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद साफ होगा। दीक्षा। राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सरकार को खाड़ फेंकने के लिए बीजेपी का सचिवालय घेराव कार्यक्रम शुरू हो गया है, जहां बीजेपी ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए आंदोलन का बुगुल बजा दिया है। सभी बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार के कारण राज्य की स्थिति भयावह है। 3.5 करोड़ जनता त्रस्त है। युवा, नौजवान, बेरोजगार, महिला, किसान, पिछड़ा, दलित समेत आदिवासी सभी परेशान हैं। प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय दर से दोगुना हो गया है। इतना ही नहीं, साथ ही यह भी कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। तो वहीं बीजेपी के घेराव को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद हो गई है। आपको बता दें, झारखंड में हेमंत सरकार को खाड़ फेंकने के लिए बीजेपी का सचिवालय घेराव कार्यक्रम शुरू हो गया है, जहां बीजेपी ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सभी बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार के कारण राज्य की स्थिति भयावह हो गई है। 3.5 करोड़ जनता परेशान है। युवा, नौजवान, बेरोजगार, महिला, किसान, पिछड़ा वर्ग सभी परेशान है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, ये पूरा मामला क्या है?
देखिए, हेमंत सोरेन के 3 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा हुआ। बीजेपी ने तमाम उन मुद्दों को लेकर फिर से एक बार सरकार को घेरने की कोशिश की है कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनाई गई थी या चुनाव के समय वादे किए गए थे, उसे पूरा नहीं किया गया। साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि राज्य गठन के जो उद्देश्य थे उस पर किसी तरह के कोई अमल नहीं किए जाने के कारण यहाँ के हजारों संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पर भटक रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की मुहिम शुरू की है और सबसे बड़ी बात देखने को मिल सकती है कि पूरे राज्य भर से बीजेपी के कार्यकर्ता रांची पहुंच रहे हैं। सचिवालय के घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है। सचिवालय के पास का एक मैदान है, प्रभात तारा मैदान धुरवा में, वहां पे तमाम लोगों को इकट्ठित किया गया है। इकट्ठा होकर वहां पे सभी लोग एक बार साथ में निकलने की कोशिश करेंगे। बड़े नेताओं की बात की जाए तो बाबूलाल मरांडी के साथ साथ दीपक प्रकाश और सभी बड़े नेता सांसद सभी पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि थोड़ी देर में ये मार्च शुरू होगा। जी राकेश, बीजेपी सरकार इस पर आरोप लगा रही है कि युवा, नौजवान और बेरोजगार लोगों को सभी को परेशान किया है। देखिए, जिस तरीके से राज्य में जो रोजगार को लेकर नीतियां बननी थी, रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे और जिस तरीके से हेमंत सोरेन जब सरकार बना रही थी उस समय ने तय किया था कि हर साल 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दी जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी ने ये सवाल खड़ा किया है कि आखिर किस तरीके की स्थिति वर्तमान में है और जो आंकड़े सामने आए हैं, लगभग 500-550 लोगों को इस नौकरी देने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में ये सवाल बीजेपी ने खड़ा किया। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के भी जो सरकार की तरफ से पहल की जानी चाहिए थी, शायद उस पर भी कारगर ढंग से काम नहीं किया जा सका है। और उन तमाम मुद्दे, चाहे नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर जिस राज्य जो गठन किया गया था उसके उद्देश्यों को लेकर सवाल लगातार खड़े होते रहे और कहीं न कहीं हेमंत सोरेन ने वादे किए थे अपने चुनाव के समय कि इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और उनका सॉल्यूशन निकालकर जनता के लिए बेहतरी का काम करेगी। लेकिन 3-3.5 साल गुजर जाने के बाद जब इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही है, ऐसे में बीजेपी ने तमाम मुद्दों को लेकर एक बार सड़क से उतरकर जनता को और वोटरों को आगाह करने की कोशिश की है। जी राकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मैनपुर से, जहां स्कूटी पर बैठे युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया, तो वहीं युवक को अस्पताल में भर्ती कराते समय उसकी मौत हो गई। घटना कोतवाली क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। बुलंदशहर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, एनसीपी सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना, जिसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्णय सुना दिया है। आपको बता दें, बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने एनसीपी सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना, इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिसको जनता ने स्वीकार नहीं किया उसको राष्ट्रीय पार्टी से बेदखल कर दिया। खेल स्पर्धा का शानदार आयोजन डॉक्टर भोला सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में करवाया है और उसी के समापन के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि आज माननीय सांसद जी ने जिस तरह से अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है खेलने के लिए, इससे खिलाड़ियों को एक अवसर मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करने का और आगे बढ़ने का। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात भी जीता, त्रिपुरा भी जीता, असम भी जीता, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, सब भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने जीता है और कर्नाटक भी जीतेंगे। युवाओं के लिए जहां एक और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं पर 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम इन 3 वर्षों में भारत सरकार और करेगी। न केवल प्रशिक्षित करेगी, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े होंगे और 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड का अवसर भी मिलेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।